लेकिन माँ कभी भी नाराज नहीं होती है। माँ जो है आपकी जो है, अगर खुश है तो आप सिकंदर हो, है ना, 20 से 30 तक। उनको तो मैं हमेशा यही गाइड करता हूँ कि कुछ पोर्शन जो है आप अपनी सेविंग का जो है उसको आप इन्वेस्ट करो। सैलरी आई अकाउंट में रखी है, वो एक सेविंग है, वो पैसा नहीं कमा। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि ओनली स्टॉक मार्केट। वो एसआईपी एक बहुत बड़ा टूल है वेल्थ क्रिएट करने का। इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में ही पैसा लगाना पड़ेगा जो उसको बीट कर सके। वक्त की दौलत से हम दोनों महरूम रहे, मुझे कमाना नहीं आया, तुझे चुराना नहीं आया। नमस्कार जी। मैं सीए श्याम शर्मा आइकॉनिक आर्ट सोसाइटी की द कास्ट चैनल में सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमारे सामने हैं ट्राई सिटी के जाने माने इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट संजीव बत्ता जी। संजीव बत्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आइकॉन सोसाइटी ने आज मुझे जो है मेरे लिए एक स्पेशल टाइम निकाला। और दूसरा, जो आप ये इतना बढ़िया काम कर रहे हो आइकॉनिक आर्ट सोसाइटी, उसका जो मैंने जो आपका वीडियो भी देखा है और आपके जो एक्टिविटीज देखी हैं कि आप होमलेस बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और स्ट्रेस में लोगों को जो सपोर्ट करते हो वो भी मैंने देखा है। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकूं। सर, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है कि आप इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट तो हुई, साथ में आप राइटर भी हो। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इस दोनों को कैसे बैलेंस बनाते हैं आप? देखिए, मेरी जो ये बुक वाला जो पार्ट है, जो ये तो मेरा अभी स्टार्ट हुआ। मेरी जो जर्नी थी एज ए इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, मैंने 20 साल जो है, जब मैं बोर्ड से आया तो मैंने बैंक ज्वाइन किया एज ए इन्वेस्टमेंट हेड। तो मैंने अपने 20 साल जो है एज ए इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट जो है अपना बैंक में स्पेंड किए। और आज मैंने बैंक छोड़ के मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अ, इसमें जो है मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ, और दूसरा मैं रियल एस्टेट भी देखता हूँ। और अब आप बात कर रहे थे बुक के लिए, तो बुक का जो मेरे मन में आया तो वो मुझे, जब मैंने अपना ये जो जर्नी थी अपने प्रोफेशन की, तो जब मैंने ये कंप्लीट की इन 2022 में, तो मुझे कहीं लगा कि मेरे ना कुछ इमोशंस है, कुछ फीलिंग्स है, मैं उसको आई शुड राइट ऑन ए बुक। तो मैंने एक बुक का लिखने का विचार बनाया। तो उसमें जो मेरा जो पीछे का 20 साल का जो मेरा जो भी मैंने अपना करियर में जो भी किया, और मैंने जो भी सक्सेस जो मैंने गेन किया, तो उसके लिए मैंने क्या क्या खोया, मुझे क्या कॉस्ट पे करनी पड़ी। और उसको मैं कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं इसको जो है लिखूं बुक में। तो वो मैंने अपना डिस्क्राइब किया है सारा, अपने सेंटिमेंट्स को। लेकिन सर, जो आपने बुक का नाम रखा है, आपकी बुक का नाम है वेल्थ बियॉन्ड वर्क। इसका नाम बड़ा यूनिक सा है। ये वर्क के अलावा क्या बताता है आपको? तो ऐसा है श्याम जी कि मैंने ना इसको कोलेट अपने प्रोफेशन के साथ ही किया है। कि क्या था कि मैं जब जो लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग भी करता था, उनकी इन्वेस्टमेंट देखता था, तो कहीं ना कहीं मैं सबके जब मैं खुद भी देखूं, तो मैं जब आई वाज क्लाइंबिंग ऑन ए लेटर ऑफ सक्सेस, तो फिर उसके अलावा मैं जितने भी इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग करता था, मैंने हजारों तरह के इन्वेस्टर्स के साथ जो है मेरी एक इन्वेस्टमेंट जर्नी रही है, उनके साथ रिलेशनशिप रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं मैंने नोटिस किया कि अकेली जो फाइनेंशियल जो है आप वेल्थ कमा रहे हो, दिस इज नॉट ओनली ये इम्पोर्टेंट फॉर योर लाइफ। इसके साथ जो अदर डायमेंशंस हैं, जो आप उसको कहीं ना कहीं जो है आप लूज कर रहे हो। अब मैंने ये देखा कि आपके टाइम वेल्थ है, या हेल्थ वेल्थ है, या सोशल वेल्थ है, वो कहीं ना कहीं आप उसको जो है कॉस्ट पे कर रहे हो इस वेल्थ को कमाने के लिए। तो मैं उस बुक में यही लिखा कि जब आप वेल्थ कमा लेते हो या आपने अर्न किया, तो उसको
एंजॉय करने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। आपकी बात मैं थोड़ा काटना चाहता हूँ, सॉरी। जो लोग पैसा कमा रहे हैं, मिलीनियर बिलीनियर बन रहे हैं, और मुझे लगता नहीं कि शायद किसी कोई व्यक्ति ऐसा होगा, या बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ऐसी सोच रखते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या इन लोगों, क्या इस तरह के जो लोग हम लोग ऐसे देखते हैं, क्या वो पैसा उनके लिए सही नहीं है, या यूं कहो कि क्या वो पूरी तरह से वेल्थ नहीं कमा रहे हैं जो उन्हें कमाना चाहिए? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जब आप वेल्थ, आप ना एक गोल अपने माइंड माइंड में एक ना गोल सेट कर लेते हो कि मैंने ये गोल अचीव करना है। वो गोल सिर्फ ना आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ का या आपकी एक जो एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचने का एक गोल बन जाता है। उस गोल को अचीव करने के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल हो या चाहे आपकी कोई प्रोफेशनल ग्रोथ का हो, तो वो आप एक अपने माइंड में रख लिया तो आप बाकी चीजों को इग्नोर करते हो। आप अपनी फैमिली को भी इग्नोर कर सकते हो। आप अपना टाइम जो एक इनक्रेडिबल टाइम हो सकता है कि आप उसको भी इग्नोर कर दो, कि अपने दोस्तों के साथ जो है टाइम स्पेंड करना, अपनी सोशल लाइफ, और अपनी हेल्थ को भी आप इग्नोर कर सकते हो। तो ये चीजें जो है, जब एक टाइम आता है कि जब आप एक 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 पर्टिकुलर जो है गोल अचीव कर लिया, तो हो सकता है कि नेक्स्ट गोल भी रेडी होगा। बट यहाँ पे आप फिर जो है एक केस पे आके कहीं ना कहीं रिग्रेट तो होता ही है। और ये चीज मैंने जो है फील की है। तो मैं कहीं देखो, माँ सबसे इम्पोर्टेंट, अपने हर किसी के लिए लाइफ के लिए माँ सबसे इम्पोर्टेंट है। आप कहीं भी, जो आपका दोस्त जो है चाहे नाराज हो जाए, लेकिन माँ कभी भी नाराज नहीं होती है। माँ जो है आपकी जो है, अगर खुश है तो आप सिकंदर हो, ठीक है ना। तो उस पे जो है मैं वही एक शेर बोलना चाहता हूँ इसमें, कि वक्त की दौलत से हम दोनों महरूम रहे, वक्त की दौलत से हम दोनों महरूम रहे, मुझे कमाना नहीं आया, तुझे चुराना नहीं आया। तो ये चीज है कि अल्टीमेटली जो इसको मैंने अल्टीमेटली इस तरीके से कोलेट किया अपनी इस इन्वेस्टमेंट जो प्रोफेशनल लाइफ को, कि मैंने क्या क्या लूज किया। तो वो मैंने बुक में डिस्क्राइब किया है। आप इस बुक को पढ़ोगे तो हो सकता है कि तो सर, इस बुक को पढ़ भी रहा हूँ, और इस बुक से मुझे एक और आपसे प्रश्न करना था कि आपने बुक में कुछ ऐसी चीजें भी बताई है कि आप, जैसे हम बुक पढ़ते हैं, उसमें मैंने एक चीज देखी थी कि इन्वेस्टमेंट करते हैं हम गोल अचीव करने के लिए, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल बन जाता है, और उस स्ट्रेस लेवल में आदमी को पता नहीं लगता कि वो क्या डिसीजन ले। कई बार क्या होता है कि वो सोशल लाइफ में नहीं रहता। तो उस चीज को दूर करने के लिए मुझे लगता है कि आप क्या कहना चाहोगे उसके लिए? देखो, ऐसा है कि सोशल लाइफ या हो, या आप अपनी फैमिली को टाइम आप नहीं दे रहे, या आपने कहीं अपना टाइम जो है एक कहीं आपके मन में था कि आप कहीं किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे ट्रैवल करना चाहते हो, तो आपने अपनी इसको जो है अपनी जॉब को या करियर को प्रायोरिटी दी, तो हो सकता है कि आप उसको इग्नोर भी कर दो। लेकिन ये सब कुछ आपके ना कहीं जो है रिग्रेट बाद में होता है, कि ये चीजें मुझे कर लेनी चाहिए थी, कि ये मैंने वहां पे मुझे ट्रैवल करना चाहिए था, या मेरे को उस समय मेरे को हेल्थ चेकअप कराना चाहिए था, कि मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो रही थी जो मुझे लगता था कि यार मुझे इस पास मेरे जॉब की जगह मुझे ये पहले अपना ये जो है अपनी बॉडी को प्रॉपर उसकी केयर करनी चाहिए थी। सेम चीज आप अपने दोस्तों को कहीं ना कहीं, कोई ऐसे ओकेजन थे जैसे आपके रीयूनियन हम करते हैं आजकल, तो उसको भी आप इग्नोर करते हो अपने प्रोफेशन के पीछे। लेकिन हो सकता है कि आप उसको बाद में मिस करो कि नहीं, ये चीजें मैं कहीं ना कहीं मिस कर रहा हूँ। मैं एक और आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। अब इन्वेस्टमेंट की बात चली रही है, तो आप आप ये बताएंगे कि जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है और एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, इस चीज को हम कैसे लेके चले? क्या मुझे इन्वेस्टमेंट का रेशियो बनानी पड़ेगी कि मुझे 50% लॉन्ग टर्म रखनी है, 50% शॉर्ट टर्म रखनी है, या मेरा कोई मोटिव होना चाहिए कि मुझे लॉन्ग टर्म ही रखनी है, शॉर्ट टर्म रखनी है? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये फाइनेंशियल प्लानिंग
का पार्ट है। आपकी जो लाइफ के गोल है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको कौन सा गोल, अगर फाइनेंशियल की बात करूं तो कौन सा गोल आपके कौन सा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है कि आपको वही वो पैसा आपको उस समय चाहिए। आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी नीड को एनालिसिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, हम ये ऐसे नहीं है कि आपके पास 100 रुपया पड़ा है, 50 रुपये इधर डाल दिए इस बास्केट में और 50 रुपये उस बास्केट में डाल दिए। तो आपको उसके लिए एक प्लानिंग बनानी पड़ती है कि आपको मान लो 20 रुपीज आपको ऐसा है कि जो आपको शॉर्ट टर्म के लिए किसी समय भी जरूरत पड़ सकती है, तो आप उसको एफडी में पैसा लगा सकते हैं। और उसके बाद आपके पास 80 रुपीज है, उसमें लगता है कि आपको 50 रुपीज 3 इयर्स के लिए आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, कि हो सकता है 3 साल बाद आपको अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए या कोई फीस, कोई पर्टिकुलर हायर डिग्री के लिए आपको उसकी फीस देनी है, या बच्चों की मेडिकल या मैरिज पर्पज के लिए भी आपको जो है रिक्वायरमेंट है। तो फिर उसके बाद एक और गोल आ जाता है कि आपको हो सकता है 60 इयर्स के बाद एक लमसम पैसा चाहिए, जैसे आप अपनी पेंशन जो है आपको मिलती रहे या रेकरिंग इनकम उस पैसों से मिलती रहे। तो ये नीड बेस्ड गोल है, वो आपको खुद को जो है अपने प्लान करने पड़ेंगे। लेकिन सर जो लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं ना, उसमें हम कोई प्रिडिक्शन नहीं लेके चलते हैं। अब देखो, मैं अगर अगर आज मैं मेरी 40 एज हो गई है, तो मैं क्या मान के चलूं कि मेरे 50 साल में या 55 साल में मुझे ये होगा, मुझे इस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। कुछ चीजें तो हम प्लान लेके चलते हैं। अगर एक 30 इयर्स का पर्सन है, उसको पता है कि उसकी शादी है, बच्चे हैं, होंगे, आगे उसने बच्चों को पढ़ाना है। एक उस तरह का लेवल का व्यक्ति है। और एक मेरी एज का बंदा है, उ- उसका प्लान, फाइनेंशियल प्लान कुछ और होगा। और एक 50 प्लस का व्यक्ति है, जिसको पता है कि उसकी लाइफ बिल्कुल सेचुरेशन पॉइंट पे चली गई है, जो उसको अचीव करना है। तो इस तरह के जो डिफरेंट डिफरेंट एज की कैटेगरी के लोग हैं, लाइक मैं 20 इयर्स के लोग को भी मैं बोल देता हूँ कि 20 इयर्स के लोग के अंदर बड़ा ही एंथुसिज्म होता है, बड़ा जोश होता है। 20, 30, 40, 50, तो इस तरह की कैटेगरी के लोगों के लिए आप क्या कहेंगे सर? देखो, ये ना सेविंग हैबिट बनती है जैसे जैसे आप जो है मेच्योर होते हो, आपकी एज बढ़ती है। ओके। जो ये सेविंग की हैबिट है, ओके। आप 20 इयर्स 25 इयर्स में आपके अंदर एक डिफरेंट जोश होता है। बिल्कुल सर। आपने जॉब ज्वाइन किया तो हो सकता है कि आपको उस सैलरी को आपने जो है नो डाउट उसके एंजॉय कर रहे हो। बिल्कुल सर। तो उस समय जो ये इस जो स्टेज वाले होते हैं ना 20 से 30 तक, उनको तो मैं हमेशा यही गाइड करता हूँ कि कुछ पोर्शन जो है आप अपनी सेविंग का जो है उसको आप इन्वेस्ट करो, चाहे एसआईपी के थ्रू करो या थोड़ा बहुत जो है किसी भी एसेट में पैसा लगाइए, चाहे वो गोल्ड हो जाए, चाहे म्यूचुअल फंड हो जाए, चाहे स्टॉक मार्केट आ जाए। लेकिन बात वही आ जाती है कि ये सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डिसिप्लिन एंड पेशेंस और लॉन्ग टर्म अप्रोच। ये तीनों चीजें हैं। अब बात ये आ जाती है कि आपने कहा कि 40 इयर्स के बाद मेरे जैसे को आगे का फ्यूचर का नहीं पता, लेकिन अल्टीमेटली सर कुछ चीजें तो ये तो यूनिवर्सल है ना कि सर मुझे मेडिकल कल को कुछ हेल्थ इशू होता है या कुछ होता है तो मुझे मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ गई तो मुझे कुछ पोर्शन तो अपना प्रिजर्व करना पड़ेगा, रिजर्व रखना पड़ेगा ना। फिर एक पैसा आ जाता है कि आपको 60 के बाद आपकी जॉब कैसी है, आपकी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो प्रोफेशन कैसा है, प्रोफेशन में कितना रिस्क है, ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मान लो 40 साल में मैं किसी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ और हो सकता है कि मुझे, अब साहब के आपके सामने एग्जांपल है कोरोना की, कईयों की जॉब चलेगी। तो हम मान लो 40 का था मैं और कोरोना में मेरी जॉब चलेगी, तो मेरे पास कोई सेविंग ही नहीं है और मैंने कुछ पैसा जो कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया होगा कि जिससे मुझे कुछ रिटर्न बेटर आ जाती, तो मेरे लिए फिर वो एक रिस्क हो गया ना, कि मैं अपने पैसा को जो है अल्टीमेटली उस समय बचा नहीं सका और उससे पैसों से कुछ बेटर रिटर्न नहीं कमा सका। तो ये तो वही डिपेंड करता है कि आपका किस तरीके का प्रोफेशन है, आपकी इनकम सोर्स क्या है और आपका फ्यूचर में क्या क्या आपकी प्लानिंग है, वो इम्पोर्टेंट। मेरे पास एक मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने मुझसे कई बार प्रश्न किया था कि सर, मुझे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है कि मुझे इक्विटी में पैसा लगाना है, ये एसआईपी सही है? क्योंकि कई लोगों के मन में प्रश्न आते हैं। अब अगर मैं उसको उसकी टैक्स प्लानिंग के हिसाब से देखूं, तो मैं उसको जज कर सकता हूं कि उसके लिए ये सही है। लेकिन एज ए जर्नल मैं कहता हूं कि टैक्स प्लानिंग सब कुछ ओके है। उसके हिसाब से एक एज अ कॉमन पर्सन के लिए आप क्या कहोगे? क्या म्यूचुअल फंड
एसआईपी, इक्विटी, इसके बारे में क्या कहोगे आप? देखो, मार्केट में ना जो भी आप वही बताएं कि सेविंग आपकी जो आपने जो भी पैसा कमा रहे हो वो बैंक में रखते हो या आपने घर पे भी रखा है, या मान लो सेविंग है जो सैलरी आई अकाउंट में रखी है, वो एक सेविंग है। वो पैसा नहीं कमा रही, ठीक है, 4-5% आपको बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसा आप कमा रहे हो, मिल रहा है, लेकिन उस सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि ओनली स्टॉक मार्केट। इन्वेस्टमेंट कहीं भी कर सकते हो, आप गोल्ड में भी कर सकते हो, आपके जो पोस्ट ऑफिस स्कीम्स है उसमें पैसा लगा सकते हो। डेट जो है, ये पोस्ट ऑफिस स्कीम्स होगी या डेट है, ये कुछ में मोस्टली इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज है। ये पे पैसा, अगर अपनी सेविंग को वहां पैसा लगाते हो तो आप उसमें से पैसा रिटर्न ज्यादा कमा सकते हो। फिर उसके बाद अगली एसेट क्लास आ जाती है आपकी म्यूचुअल फंड्स की। इसमें भी जरूरी नहीं कि म्यूचुअल फंड एक स्टॉक मार्केट के साथ ही लिंक्ड है या मार्केट में पैसा लगेगा, उसमें भी सारे अलग अलग कैटेगरीज है। आप डेट कैटेगरी पे पैसा लगा सकते हैं, बैलेंस फंड में जा सकते हैं। आपका जो उसके बाद आ जाता है कि हाइब्रिड फंड आ गया, फिर उसके बाद आपके इक्विटी फंड आ गए, और इस तरीके से आप कैटेगरी वाइज देखें कि आपको कौन सी कैटेगरी में बेटर रहेगा, जिसमें आपको रिस्क कम लग रहा है बट रिटर्न आपको एफडी से बेटर चाहिए या सेविंग से बेटर चाहिए। तो ओवरऑल आप अपनी सेविंग को कहाँ इन्वेस्ट करना, उसको डिफरेंट डिफरेंट जो है एसेट क्लास में अपने हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं, या किसी से जो है आप एडवाइस लेके भी इन्वेस्ट कर सकते सर, एक मेरा एक और पॉइंट रह गया, एसआईपी। एसआईपी के बारे में क्या कहेंगे आप? हैं। देखो, एसआईपी भी एक इनका फैमिली मेंबर ही है, कि इसमें सबसे बड़ा फीचर ये है कि मैं यही कहता हूँ कि जो भी एक जॉब स्टार्ट करता है, या यंग से लेके आज, चाहे आप हमारी एज के भी ले लो, तो एसआईपी एक बहुत बड़ा टूल है वेल्थ क्रिएट करने का। क्योंकि गिरती हो मार्केट या बढ़ती हो मार्केट, दोनों में ही सिप जो है बेटर रिटर्न देती है, लेकिन गिरती मार्केट में रिटर्न जो है बेटर आ सकती है, क्योंकि क्योंकि इसमें जो एक एवरेज कॉस्ट मेथड यूज होता है कि आप जितना भी पैसा मंथली अकाउंट से डेबिट होता है ऑटोमेटिकली, तो वो यूनिट परचेज करता है किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, स्कीम में। तो अगर मार्केट गिरेगी तो आपको यूनिट ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि यूनिट की वैल्यू कम होगी उस समय। तो बट इस सिप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती कि आपने सिप लगा दिया, आप सोचो कि साल बाद ही आपको जो है वेल्थ क्रिएट करके देगा। तो सिप हमेशा ही जो है 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर्स के लिए ही लगानी चाहिए। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 1000 की सिप अगर कोई 30 ईयर्स एज वाला 30 साल के लिए लगाता है, तो उसकी जो वैल्यू बनती है मोर देन 30 lakhs। वही चीज वो 5000 करता है तो 1 करोड़ के आसपास बनती है। तो और ये भी हिस्ट्री है कि मान लो किसी का 3 साल या 5 साल हो सकता है लमसम पैसा माइनस में चला जाए, लेकिन 7 ईयर्स का ये रिकॉर्ड है कि 7 ईयर्स के बाद जो है मार्केट में अगर आपने सिप में पैसा लगाया तो कभी नेगेटिव नहीं हुआ। सर, जो इन्फ्लेशन आएगी उसकी, पिछले 10-20 सालों की, क्या वो उसको कवर कर लेगा? देखो, सिप तो जो है वो भी एक म्यूचुअल फंड का पार्ट है या स्टॉक मार्केट के साथ लिंक्ड है। बट अगर मैं इन्फ्लेशन के साथ कोरिलेट करूं, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट एसेट क्लास है, वो मुझे लगता है कि ये गोल्ड या आपका म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट है, ये किस हद तक आपकी इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। तो आज की जो इन्फ्लेशन है अगर देखा जाए, इन्फ्लेशन में ये अकेला ये नहीं आता कि आपने जो डाटा गवर्नमेंट पब्लिश करती है 4.5% या 4, जितना भी इन्फ्लेशन का डाटा पब्लिश होता है कि इन्फ्लेशन इतनी है, अल्टीमेटली आपने जो सबकी एक अपनी इन्फ्लेशन है वो एक डिफरेंट जो है पैरामीटर से कंसीडर की जाती है। आपकी मेडिकल, आपका एजुकेशन, और आपका जो कंजम्पशन हैबिट कैसी है। आप अगर मार्केट में आप कुछ ऐसे फूड जो है कंज्यूम करते हो तो जिसकी वैल्यू वैसे ही वेरी हाई है, तो वो अल्टीमेटली वो उस बास्केट में नहीं आती जो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन का जो डाटा पब्लिश करती है। तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में ही पैसा लगाना पड़ेगा जो उसको बीट। कि गोल्ड में पैसा लगाना सही है? गोल्ड में पैसा लगाना, रिटर्न आ ही रही है। लास्ट आप 10 ईयर से देखो तो गोल्ड में भी रिटर्न आ रही है। गोल्ड एक ऐसी एसेट क्लास है कि जो आपने पैसा लगा दिया तो आप वो निकालते नहीं हो। और अगर कोई व्यक्ति गोल्ड के अलावा जैसे गोल्ड लगा रहा है, क्या गोल्ड हो गया, इक्विटी हो गया, डेप्ट हो गया,
इसके अलावा कोई व्यक्ति मान लो अपना कोई बिजनेस अंडरटेकिंग नया शुरू करना चाहता है, जैसे आपके बारे में हमें पता लगा है कि आपका एक रेस्टोरेंट भी है, वो आपने अबोहर, आप अबोहर के छोटे से शहर से हो, उसकी धरोहर आपने अपने पास अपने रेस्टोरेंट में रखी है। तो उस तरीके का जो प्लान है, क्या आपको लगता है कि इस तरह का जो प्लान एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, या इस इन्वेस्टमेंट के पार्ट के अलावा एक जो आपने जो 4 पिलर बताए हैं, वर्क, जो वेल्थ बियॉन्ड वर्क का, जिसमें हमारा एक सोशल एलिमेंट भी है, हमारा एक मेंटल पीस के लिए भी बताया गया, हेल्थ का भी बताया है, कि आपको लगता नहीं कि ये चीजें हमारी इसमें इस तरह की चीज प्लान में भी कवर होती है? देखो, बिल्कुल सही आपने ये क्वेश्चन किया। मैं वही बताना जो चाहता हूँ आपको कि मैं जो ये कैफे मैंने वर्ड यूज किया, बट इसका एक्चुअल नाम है चाय चौंका कैफे। अच्छा, वेरी गुड। का वर्ड जो है वो हमारे जो अभी शायद अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जब हम बैठते थे, मुझे याद है अभी चौके में बैठ के जब हम चाय पीते थे तो मुझे वो याद आता था। जब मैं ये बुक भी लिख रहा था तो मुझे वही जो वो 4 डायमेंशन ही लाइफ के हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, बिल्कुल सर। कि उसमें लगा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा जो मेरे ये एक पैशन जो पैशन था कि मैं कुछ ना कुछ इस तरीके का नया कुछ करूं साथ साथ। तो मैंने ये कैफे स्टार्ट किया। इसका पर्पस जो है बिजनेस इनकम कमाना नहीं था। उसमें मैंने कुछ ऐसी जो है, अब अगर आप नीचे चलेंगे तो आप नेचुरल वैसे नीचे चलेंगे ना, तो मैं आपको पूरा का पूरा दिखाऊंगा अल्टीमेटली। तो उसमें जो मैंने थीम बनाया है डिफरेंट, वो उस थीम में आपको मेरा क्योंकि हॉबी है शेरो शायरी भी और बुक लिखना भी, बहुत बढ़िया। वही चीज आपको वहां पे लाइब्रेरी भी है। और जो मेरे मतलब भी मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स का जो जिस तरीके से मैंने उनके साथ अपना टाइम स्पेंड किया, तो वो चीज को मैंने क्यों उसकी उनकी वैल्यू क्या है अपनी आपकी लाइफ में, वो चीज मैंने वहां पे आप जो है उसको देखोगे, आपको कहीं ना कहीं उसका फील नजर आएगा। हम तो देखना भी चाहते हैं, और उसको हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि बत्ता सर का जो मोहाली में एक बहुत बड़ा कैफे है, और बहुत अच्छा मुझे लगा, कंसेप्ट भी लगा। वो कहते तो छोटा है, लेकिन मेरे हिसाब से जहां दिल बड़ा हो वहां वो अपने आप बड़ा माना जाएगा। कोई स्पेस से बड़ा नहीं होता है। जो आपने जो कंसेप्ट बनाया है कि मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लग रही है, और मुझे दर्शकों को भी ये कहना चाहता हूँ कि जो वेल्थ क्रिएशन की सर बात कर रहे हैं, वो यहाँ एग्जाम्पल है। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आप पैसा कमा रहे हो, पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है, सब पैसा कमाते हैं, लेकिन जो मेंटल पीस की हम बात करते हैं वो हमें यहाँ मिलता है, हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। और जो धरोहर है, वो हमारी विरासत में जो हमें मिली है, वो हम यहाँ देखते हैं। तो सर, आपको सर ये कंसेप्ट आप मुझे थोड़ा बताएंगे कि, क्योंकि मैं इसके लिए बड़ा जिज्ञासु हूँ कि आपके मास ये आए, आपने कैसे सोचा इसके बारे में? देखो, बस वही है कि अपने जो पुराने टाइम को याद करता था, तो मुझे लगा कि वो दोस्तों को इकट्ठा किया जाए कि चाय पे जिंदगी चल आ चाय पीते हैं। अच्छा। अब तू भी मुझे थका थका के जो है क्या बात है। मतलब अल्टीमेटली उसको मैं मतलब भी अल्टीमेटली मैंने कहा चलो एक चाय का ही एक चौंका वैसा बना दिया जाए कि लोग इकट्ठे हों, तो सारे दोस्त इकट्ठे हों, चाय पी वहां पे, और आप अपनी दिल की बातें वहां वैसे ही शेयर करो। हम याद है कि मुझे अबोहर शहर में हम जब कहीं इकट्ठे होते थे तो शाम को किसी चाय की दुकान पे जो है वो राजू नाम होता था उसका दुकानदार का, कि राजू वो चाय ले आ। तो हम 8-10 दोस्तों ने इकट्ठे हुए ना शाम को, तो 2-3 घंटे बैठे बातें करते रहना, वही मुझे याद था। फिर अपने कहीं ना कहीं पेरेंट्स को याद करना, ग्रैंड पेरेंट्स को याद करना, फिर उसको किसी न किसी मतलब भी वर्ड में मैंने उसको वहां पे जो है कुछ आपको दिखेगा कि मैंने अपने जो ना सबके पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है और वैल्यू। इसमें सर बुक भी रखी हुई है, कुछ बुक्स भी बुक्स भी आपको वही बुक्स भी वही मिलेंगी जो आपको जो मेरे मेरे मन का एक इमोशन से मेरे सेंटीमेंट से वही बुक्स आपको वहां पे भी पढ़ने को मिलेंगी। अच्छा। आप उस बुक्स को पढ़ेंगे, उसमें शेरो शायरी के, इवन की शिव कुमार बटालवी की, या जितने भी हमारे लिजेंड्स हुए हैं, तो उनकी मैंने बुक्स वहां पे रखी हुई है। सर, आपसे बात करके बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है, और अभी ऐसा लग रहा है कि ये समा चलता रहना चाहिए।
लेकिन थोड़ा वक्त की कमी है और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आप हमारे प्रोग्राम में आए। धन्यवाद श्याम जी, बहुत अच्छा आपने मेरे से कई ऐसे जो है पुरानी यादें ताजा कर दी और वही इमोशन फिर जगा दिए कि अब दिल कर रहा है दोबारा मुझे एक और बुक लिखी जाए कि कुछ और मुझे याद आ रहा है अपने जो पुराने टाइम का। तो आइकॉनिक आर्ट सोसाइटी को भी मैं धन्यवाद करूंगा कि जो इतना कीमती वक्त निकाल के उन्होंने मेरे लिए जो है मेरे बारे में जानने की कोशिश की। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आगे भी आपके साथ जुड़ता रहूंगा।